Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will start our first session of mensuration two dimensional. ठीक है, तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। जैसे इनकी फिगर्स होती हैं, पहले हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे, फिर हम ट्राइंगल करेंगे, फिर सर्कल, फिर जो उनके मिक्स कुछ भी कंसेप्ट बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट जो है इसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल बनता है स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रेपेजियम और रोम्बस, पैरेललोग्राम, उनके बीच और जो भी कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जितने भी पॉसिबल 360 डिग्री से हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एक बात याद रखना कि इसके कोई भी आप ट्रिक्स के पीछे मत भागना, इसका कंसेप्ट समझना। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई हमें क्वेश्चन ही डायरेक्टली आ जाता है कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि कई बार ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का क्लब होकर अगर क्वेश्चन आ जाए, तो अगर हमें ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स पे हम लैग करते हैं, हमें उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते, तो हम मेंसुरेशन को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि जो आप जिसे आप ट्रिक्स बोलते हैं वो भी एक कंसेप्चुअल पार्ट का ही सेकंड लास्ट स्टेप होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ प्रूव करते हो तो सेकंड लास्ट पे जो चीज़ आती है तो आपको डायरेक्ट वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है कि इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, उसे हम ट्रिक बोलते हैं। तो आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ख्याल करिएगा। तो मैं आपको बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट्स भी साथ में दूंगा और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। तो स्क्वायर का मैं आपको थोड़ा सा जियोमेट्रिकल पार्ट भी बता दूंगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर से करेंगे शुरुआत। तो इसे बोलते हैं हिंदी में से वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं आपको पहले इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बता दूंगा, बाद में हम मेंसुरेशन की तरफ से चले जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको वैसे ही पता हो। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपको पता हो कि फोर साइडेड फिगर कैसे भी हो, चाहे वो मतलब कि स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो एक रेक्टेंगल है, चाहे रोम्बस है, चाहे वो सिमेट्रिकल है भी नहीं है, चाहे वो मतलब ऐसे कुछ भी, मतलब इनका चाहे कुछ भी मिलता भी नहीं है, लेकिन ये अगर फोर साइडेड है ए बी सी और डी, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड फिगर। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर है ये एक क्वाड्रिलेटरल है विद ऑल इक्वल साइड्स। तो इसकी साइड्स हैं जो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल। ये मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बाद में हम मेंसुरेशन की तरफ तक चलेंगे। ये थोड़ा सा जियोमेट्रिकल पार्ट है। और इसकी डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं। इसको आप D1 बोल दो और इसको D2। ठीक है, थर्ड, जो इसके एंगल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तीन बातें हो गई। चौथी बात कि जो ये डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, एक दूसरे को जहां पे ये काटती हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट, जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे का बाइसेक्टर भी हैं, मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है, ये वाला ये वाले के इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो इक्वल पोर्शन में बांटती हैं। बाइसेक्ट का मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ए हो, ओ हो, बी हो, सी एंड डी, तो ए ओ बी के इक्वल होगा और सी ओ डी के इक्वल होगा। ये तो चलो
इसकी प्रॉपर्टी है भी इसकी डायगोनल भी इक्वल है, तो ये सारे पोर्शन इक्वल होंगे। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ जो जहाँ पे ये काटती हैं या जो ये दो पोर्शन बनते हैं ये भी इक्वल होंगे, ठीक है, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया इसका। और जो ये डायगोनल है ये एंगल बाइसेक्टर भी है। Diagonals are also considered as angle bisector। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री का है, जो ये डायगोनल है इसको एंगल को काटती हैं, ठीक है, इस वर्टेक्स पे, जैसे यहाँ पे डी पॉइंट है तो इधर भी 45 डिग्री बचेगा, इधर भी 45 डिग्री बचेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके बारे में जो ये डायगोनल है स्क्वायर के एरिया को हाफ हाफ कर देती है, ठीक है, इस वाले पोर्शन का एरिया भी हाफ होगा पूरे स्क्वायर का, इस वाले का भी हाफ, डायगोनल की वजह से। अगर इस तरह से भी डायगोनल हो तो ये 1/4 सभी पोर्शंस का एरिया 1/4 कर देगी, ये इक्वल होगा बस पूरे स्क्वायर का एरिया जो 1/4 होगा उसका, ठीक है, दोनों डायगोनल्स मिलके। और इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल और स्क्वायर का बेस सेम हो, ठीक है, ट्राइंगल और स्क्वायर का बेस सेम हो, यहां पे मैं इसके वर्टेक्स भी लिख देता हूं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो ये ट्राइंगल है अगर इसका बेस भी स्क्वायर के बेस जैसा ही है, वहीं से शुरू हुआ है और ये स्क्वायर की जो पैरेलल लाइंस हैं उन उसके बीच है, तो जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। मतलब ट्रायंगल AOB का एरिया इज हाफ ऑफ ABCD। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है अगर स्क्वायर के बीच में कोई ट्रायंगल है किसी भी तरह से है, ये चाहे इधर से बेस माना हुआ उसने, चाहे इधर से माना है, चाहे ऊपर से माना है, लेकिन वो बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब इससे बाहर भी नहीं गया, इसके बीच बीच ही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। ये बस आपको फैक्ट ही है, याद रखने हैं, कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्ट पे। तो अब हम चलते हैं मेंसुरेशन की तरफ। ठीक है, जो ये मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लेना कॉपी पे, क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो है जियोमेट्रिकल पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मेंसुरेशन की तरफ। ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। जो भी हमें स्क्वायर की साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर दो। एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? जैसे रोम्बस का नहीं होता हाफ d1 इंटू d2, तो स्क्वायर के एरिया का होता है हाफ d स्क्वायर। हाफ डायगोनल, अगर आपको अकेली डायगोनल दी हुई है तो उसने एरिया पूछ लिया तो आप डायरेक्टली इसमें पुट कर दो d की वैल्यू, तो आपको एरिया मिल जाएगा। अगर साइड दी हुई है तो यहां से, अगर डायगोनल दी हुई है तो यहां से। फिर आ गया पेरीमीटर। एरिया वैसे होता क्या है? एरिया होता है बीच वाला पोर्शन। अगर आपका कोई फील्ड है, ठीक है, फार्म है, तो उसमें अगर आप इरिगेशन करोगे, पानी
दोगे उसको तो वो एरिया में जाके लगेगा पानी, इसे एरिया बोलते हैं। जैसे आप कोई फसल कोई बीजते हो तो वो भी एरिया की तरह होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है परिमाप। पेरीमीटर की एक ही डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी साइड्स कितनी है? 4। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये बन गया इसका पेरीमीटर 4a, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि पेरीमीटर किसे बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। वो चाहे 4 साइडेड है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, चाहे 12 है। अगर आपको पेरीमीटर पूछा है तो उसकी जितनी भी साइडें हैं, अगर आपको गिवन है सारी का सम कर दो सभी का, तो वो आपको पेरीमीटर दे देगा, ठीक है। यहां भी हमने यही किया, इसकी 4 साइड्स थी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हमारा पेरीमीटर आ गया। फिर आ गया डायगोनल, जिसे आप विकर्ण बोलते हो, ये वाली, ठीक है। ये क्या होती है? √2a। ये बनती कैसे है? पाइथागोरस से। जैसे यहाँ पे मैं अकेला यही ट्रायंगल उठाऊंगा, a b एंड c। इस ट्रायंगल को अगर हम उठा लें तो हमें ये पता है a और a है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो हम d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर आ गया आपके पास 2a स्क्वायर, और d का क्या आ गई वैल्यू? √2a। ये हमारी डायगोनल, ठीक है। ये प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे आपका कोई भी मेजर है, कुछ आप कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अगर आप उस रूम को डायगोनली मेज़र कर लोगे तो कभी भी जो आपकी वॉल्स हैं वो मतलब आड़ी नहीं होगी, वो सीधी की सीधी रहेगी, मतलब सबकी डायमेंशन इक्वली रहेगी, वो उसका मतलब कुछ भी खराब नहीं होगा। अगर आप डायगोनली उसको मेज़र कर लें, भी ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल अगर इक्वल है तो आपकी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ऐसे काम लेते हैं डायगोनल से। अब आ गया आगे इन रेडियस और सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस होता है बेसिकली आपको कोई भी गिवन स्क्वायर है, उसके बीच आपने बड़े से बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है जो इसकी सारी साइड्स को टच करता हो, तो उसका रेडियस जो होगा वो होगा इन रेडियस। ये वाला रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस। तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस रेडियस को पूरा मतलब दूसरी साइड टच कर दूं तो ये क्या बन गया? डायमीटर। जो ये अंदर वाला सर्कल है, इसका जो डायमीटर है वो बाहर वाले स्क्वायर की साइड के जितना ही है। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो क्या होगा? जो स्क्वायर की साइड है उसका हाफ होगा अंदर बड़े से बड़ा जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। जो भी स्क्वायर की साइड उसका हाफ कर दें, जो भी अंदर सर्कल बनेगा बड़े से बड़ा पॉसिबल, तो उसका साइड का हाफ होगा, बस उसका रेडियस बन गया। तो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम से आपको पता चल जाएगा, ये रूट वर्ड है, इनका मतलब अंदर, सर्कम का मतलब बाहर। सर्कम रेडियस होता है स्क्वायर के बाहर बड़े से बड़ा सर्कल जो इसके चारों कॉर्नर्स को टच करता हो, ये हमारा होगा सर्कम रेडियस। तो अगर हम स्क्वायर की डायगोनल खींच दें तो हमें यहां से पता चल रहा है कि जो बाहर वाला सर्कल है उसका डायामीटर है स्क्वायर की डायगोनल। तो अगर डायगोनल का हम हाफ कर दें तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस हमें मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी स्क्वायर की डायगोनल है उसका अगर हम हाफ कर दें तो हमें सर्कम रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपको बेसिक से फॉर्मूले हैं, एज इट इज याद रखने, क्योंकि कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो घुमा के पूछता है, 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके पूछता है, ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा कि सीधा ही आपको सिंपल एरिया पूछ लिया स्क्वायर का या उसका पेरीमीटर पूछ लिया। 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके पूछेगा जब भी पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि कंपटीशन है।
तो अब हम मूव होते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो भी स्क्वायर्स पे बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक जाएंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे शेडेड पोर्शन वाले भी आते थे, भाई शेडेड पोर्शन का आपने एरिया फाइंड आउट करना तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी को पता तो चले, एटलीस्ट कई बार किसी को एरिया का भी नहीं पता होता भी कैसे निकालना है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करके अब तक जाएंगे, जैसे शेडेड पोर्शन वाला एरिया आ गया या कुछ भी और। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन पोर्शन। स्क्वायर पे हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस डिफरेंट कंसेप्ट के, वो सारे के सारे हम करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, क्योंकि आपको पहले बेसिक्स पता हो, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो, फिर आप आगे मूव कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 3.8 मीटर लॉन्ग। आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और उसकी आपको डायगोनल दे दी गई है, दैट इज 3.8 मीटर, और आपको एरिया पूछा है डायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया का फॉर्मूला अगर डायगोनल दिया है तो हाफ डी स्क्वायर भी होता है, तो आप इसी में बस डी की वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 3.8 इंटू 3.8, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.9, और 19 इंटू 38 7.22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है। तो आपको सीधा डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक से मैं आपको करवा। तो अब है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल है। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये उसने पूछा डायगोनल, ये बस थोड़ा सा मतलब कि उसको घुमा के पूछ लिया उसने, पूछना वो डायगोनल ही चाहता है। जैसे कोई स्क्वायर है तो उसमें उसने पूछा है कि बड़े से बड़ा बैम्बू, बड़े से बड़े साइज का बैम्बू कौन सा होगा जो टिक सकता है। तो वो हमेशा क्या होता है, वो उसकी डायगोनल ही था, कॉर्नर टू कॉर्नर। ये वाला आप देखोगे तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, यही होगा सबसे बड़ा डायगोनल, सॉरी सबसे बड़ा जो बैम्बू होगा इसमें प्लेस हो सकता है, ये इसकी डायगोनल ही होता है। पूछना वो डायगोनल के बारे में चाहता है, लेकिन वो ऐसे इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ इसकी डायगोनल ही फाइंड आउट करनी है। तो आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया है 400, तो ए स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है, 400। तो आपके पास इसका साइड आ गया 20। तो अब आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता है, √2a, √2 इंटू 20, तो 20√2, ये आपका है आंसर। मतलब बड़े से बड़ा जो बैम्बू इसमें प्लेस हो सकता है उसकी लेंथ ये होगी। आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कई बार आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है, मतलब कि अगर ऑप्शन में आपको पता भी डेसिमल वाला आंसर है तो उसने ज़रूर इसकी वैल्यू पुट की होगी √2 की। तो आपको √2 की वैल्यू पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 28.28 मीटर। यहाँ तक भी सही है, अगर ऑप्शंस में है ये वाला आंसर तो ये करेक्ट है, नहीं तो आगे मूव हो जाओ, आप √2 की वैल्यू पुट कर दो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 28.28 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन चूज टू मूव डायगनली रादर देन मूविंग ऑन अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, देन हाउ मैनी डिस्टेंस इन परसेंटेज ही सेव्स। तो परसेंटेज वाइज वो कितना डिस्टेंस सेव कर लेता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, तो वो आदमी पहले क्या करता था, यहाँ से ए से बी जाता था और बी से सी, तो ये भी ए है और ये भी ए है। पहले क्या जाता था, वो पहले वो डिस्टेंस कवर करता था यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि डायगोनली जाना है तो इसी का कंपैरिजन हो सकता है, पूरे का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ से गया तो वो कितना डिस्टेंस हो गया, वैसे 2a, ठीक है। तो लेकिन अब उसने चूज किया कि मैं डायगोनली जाऊंगा यहाँ से a से c, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ अब, √2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.414a। तो अब हमने देखना है
कि वो परसेंटेज वाइज कितना उसने सेव कर लिया। तो पहले क्या हम करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे कि जो वो डिस्टेंस पहले कवर करता था जो अब कर रहा है, तो उसका डिफरेंस क्या है, 0.586, ठीक है, 0.586 इतना डिस्टेंस वो सेव कर लेता है अगर वो डायगनली मूव करता है, ए से सी तक जाता है, बजाय इसके कि ए से बी जाए और बी से सी जाए, पैरामीटर्स पे मूव ना करे। तो ये वाला उसका डिस्टेंस सेव उसने किया और एक्चुअल डिस्टेंस उसका था 2a। तो हमने परसेंटेज इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हो जाएगा, आप आगे कैलकुलेशन ही है, ए से ए कट जाएगा और इसका डेसिमल से नीचे 3 जीरोज आ जाएंगी, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये, 2 से इसे कट कर दो, 293, तो 293/10, तो ये आ जाएगा 29.3% डिस्टेंस उसने सेव कर लिया। तो अगर तो अप्रॉक्सीमेटली है तो वहाँ पे 30 दिया हो सकता है, ठीक है, 30, तो आप लिखोगे 30% उसने डिस्टेंस सेव कर लिया। अगर एज इट इज़ दिया हो 29.3%, तो 30 नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको बस यही चेक करना है, क्योंकि अगर वो डायगनली मूव करता है और पैरामीटर पे जाता है तो वो कितना परसेंटेज डिस्टेंस सेव करता है। कुछ भी आप लेट कर सकते थे, यहाँ पे 10 लेट कर लो, कुछ भी, हमने तो ए ही कर लिया ना, a + a, तो 2a हो गया, और डायगनली गया तो 1.414a हो गया। यहाँ पे आप कोई नंबर भी लेट कर सकते हो, 10 लेट कर लो, 100 लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, लेकिन जो परसेंटेज वाइज जो आंसर आएगा लास्ट पे तो यही आएगा, ठीक है। तो अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the side of a square is increased by 20%, then what would be the net change in area? अगर किसी भी स्क्वायर की, किसी भी गिवन स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दें तो एरिया में कितना चेंज आएगा परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो हम इसको लेट करके भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी स्क्वायर गिवन है तो उसकी हम साइड मान लें 100 है, तो 100 होगी तो उसका एरिया क्या होगा, 100 का स्क्वायर वो होगा 10,000। तो अगर 20% इंक्रीज कर दें साइड को, तो 100 का 20% होता है 20। अब न्यू साइड कितनी होगी, 120, तो 120 का हम स्क्वायर करेंगे तो 14400, ठीक है। तो हम अब इनका डिफरेंस देखेंगे कितना बढ़ गया। अब एरिया हमारे पास बढ़ गया 4400, तो ओरिजिनल वाला कितना था 10,000। ये बेसिक मेथड है, ठीक है। 10,000 तो आप बोलोगे कि 44% एरिया जो इंक्रीज हो गया अगर हमने साइड को 20% इंक्रीज किया। या आप कैसे कर सकते हो इसको, आपको पता है टोटल कितना होता है 100%, कोई भी चीज़ है उसको टोटल हम मानते हैं 100%, ठीक है। 100% का मतलब क्या हुआ, 100/101, ठीक है। अगर हम 20% इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या बन गया 120%, तो 120% को क्या लिख सकते हैं 1.2 हम लिख सकते हैं ना 120% को, 120/100 इसको कट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो हमारी पहली साइड थी जो ओरिजिनल थी वो 1 थी, जो अब हमारी बढ़ के साइड है वो कितनी है 1.2। तो सीधा ही हम इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है a², तो 1.2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.44। तो ये 1 से जितना भी ये इंक्रीज है वो हमारा आंसर है। ये 44% इंक्रीज है, तो आप बोलोगे 44% एरिया में चेंज आ गया, एरिया बढ़ गया। या इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये 144% हो गया। तो आप बोलोगे कि 44% एरिया चेंज आ गया, एरिया में एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर डिक्रीज में पूछा हो, इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिक्रीज में भी बता देता हूं। अब इसी मेथड से बताऊंगा। जैसे वो बोले कि 20% अगर डिक्रीज की है, इसी क्वेश्चन में तो बोले कि साइड को डिक्रीज कर दिया 20%, पहले साइड थी 100% मतलब 1 थी, अब साइड होगी 80% मतलब
0.8, ठीक है, कम हो गई, मतलब 1 से कम हो गई, तो पूछेगा भी एरिया में कितना चेंज आएगा। तो 0.8 का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो हमारे पास साइड थी 0.8 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.64। 0.64 को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अब एरिया कितना बचा, 64%। होना टोटल कितना होता है 100%, बचा कितना 64%। तो क्या हुआ, अगर हमने साइड डिक्रीज की तो एरिया डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 100 में से माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर है 36% डिक्रीज इन एरिया। ये इंक्रीज वाला था। अगर इंक्रीज आए तो 1 पॉइंट जितना ही बोले, जैसे 40% होता था 1.4 कर देते, और एरिया में कितना चेंज आता, 1.4 का स्क्वायर 1.96, तो आप बोलते 96% इंक्रीज हो गया। अगर बोलता 40% यहाँ पे डिक्रीज है, तो आप कितना लिखते, 40% डिक्रीज होता तो 60%, तो 0.6 का स्क्वायर होता 36, तो आप बोलते कि 64% का डिक्रीज आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक इंक्रीज वाली एग्जांपल करवा दी, एक डिक्रीज वाली, तो लेकिन आपको करना ऐसे ही है, डेसिमल वाला आपको यूज़ कर लेना फैक्टर, क्योंकि वैसे आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से आप वर्बली कर पाओगे। मैंने तो आपको फिर भी सॉल्व करके दे दिया। जो अभी हमने 4th क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज increased by 25%, then what would be the net change in perimeter of square। ठीक है, उसने पूछा कि अगर स्क्वायर की साइड को 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा। ये आप एज इट इज याद ही रख लेना, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। तो सीधी सीधी बात है, अगर a बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा 25% बढ़ेगा, तो पेरीमीटर भी 25% ही इंक्रीज होगा। सीधा ये, अगर मैं साइड को 25% डिक्रीज करता तो पेरीमीटर में भी मतलब उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मतलब साइड में चेंज आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही पेरीमीटर में चेंज आएगा, उतना ही डायगोनल में आएगा। ठीक है, अगर ये पूछता यहाँ पे पेरीमीटर की बजाय डायगोनल लिखा होता भी, अगर उसने पूछा होता भी साइड को हम 25% इंक्रीज कर दें, तो डायगोनल कितनी इंक्रीज होगी, डायगोनल भी 25%। ठीक है, अगर डिक्रीज बोला जाता तो डिक्रीज। आपको ये कंसेप्ट एज इट इज याद रख लेना, मतलब कि पेरीमीटर में जितना साइड में चेंज आएगा डायरेक्टली उतना ही आ जाता है। ठीक है, तो अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ये सारे के सारे मैं आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, बस थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे बेसिक से लेके टफ की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फॉर्म कोर्टयार्ड 15 मीटर लॉन्ग इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ 30 सेंटीमीटर साइज, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे प्रैक्टिकली कोई भी क्वेश्चन हो ना मैथमेटिक्स का, तो आप उसको लाइव एग्जांपल्स के साथ कंपेयर किया करो, उससे ज़्यादा समझ आती है। जैसे आपको इसमें वो बोल रहा है भी एक कोर्टयार्ड है, उसकी डायमेंशन वो स्क्वायर वाला है, तो 15 बाई 15 मतलब कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी में मतलब सारी की सारी साइड्स 15 होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें स्क्वायर वाली ही टाइल्स लगानी है, मतलब जो बीच में उसने टाइल लगानी है वो भी स्क्वायर वाली होंगी। तो उसकी उसने साइड बता दी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा, या आप कहीं भी बैठे हुए वहाँ पे आपकी जो फ्लोर है उसको मानो आप 15 बाई 15 का है, तो उसमें आप 30 सेंटीमीटर वाली अगर टाइल्स लगानी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अगर बताना है भी कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आप अगर इस फ्लोर का एरिया निकाल के इस एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब कितनी टाइल्स लगेंगी। लेकिन इसमें क्या आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं कि मीटर को आप सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो, या तो इसको मीटर में करो या इसे सेंटीमीटर में करो। पहले हम करेंगे फ्लोर का एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल
इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो अगर एक टाइल के उसने कॉस्ट भी बताई है तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल के उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको रुपीज़ भी बता देगा कि आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा। एरिया ऑफ फ्लोर, स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ टाइल ये भी स्क्वायर वाली है, 30 इंटू 30। ये सेंटीमीटर में है, ये हमारी मीटर में है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर 15 मीटर तो यहाँ पे है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1500, और 15 ही यहाँ पे है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 1500। अब ऊपर भी सेंटीमीटर हो गए, नीचे भी सेंटीमीटर, यूनिट सेम होगी। तो अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी, इससे डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास आ गया 2500 टाइल्स। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर कोई प्लॉट या कोई फ्लोर 15 बाई 15 मीटर का उसका होगा, साइड होगी, तो उसमें 30 सेंटीमीटर वाली साइड वाली टाइल्स लगानी है, तो प्रैक्टिकली भी यही आंसर आएगा, 2500 टाइल्स ही लगेंगी। मतलब ये आप ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ क्वेश्चन मत समझ लेना, ये लाइव एग्जांपल्स हैं, इसी से दुनिया चलती है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट करवाता जाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। जैसे अभी हमारे पास 7th क्वेश्चन है, 6 हमने कर लिए। अ पाथ 2 मीटर वाइड इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर फील्ड whose side is 45 मीटर, what is the area of path। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 45 मीटर है, ये गिवन है जो ये वाली है। तो इसके अराउंड बाहर की तरफ एक 2 मीटर वाइड यूनिफॉर्मली ऐसे पाथ है, मतलब चारों तरफ ये चारों साइड पे ऐसे जा रहा है वो। इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर इस पाथ की, ये वाली। तो हमें पूछा है कि इस पाथ का एरिया बताना है सिर्फ हमने। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो बाहर वाला स्क्वायर है इसकी साइड हमें पता चल जाए। तो हम बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से ये अंदर वाला जो छोटा स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया निकाल दें तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपको अगर अंदर वाला स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाहर वाला कोई पाथ है, कोई उसकी विड्थ दी हुई है, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड कैसे आएगी, अंदर वाले स्क्वायर की साइड प्लस विड्थ का डबल करके उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। मतलब हमें अंदर वाले स्क्वायर की साइड दी हुई है, अगर हमें उसके साइड पे पाथ दिया हुआ भी उसकी यूनिफॉर्मली ऐसी विड्थ है, तो हमने बाहर वाले स्क्वायर की अगर साइड निकालनी है तो वो कैसे मिलेगी हमें, अंदर वाले स्क्वायर की साइड प्लस जो हमें विड्थ दी है उसका डबल करके। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि इस साइड भी वो बढ़ेगा उतना ही इस साइड। जैसे 2 मीटर है तो 2 मीटर इस साइड बढ़ेगी, बाहर वाले स्क्वायर की साइड 2 मीटर इस साइड। ठीक है, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी 4 मीटर, इसमें ऐड हो जाएगी 49 मीटर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब हमें मिल गया बाहर वाले, जो ये वाला है बाहर वाला स्क्वायर, इसकी साइड। तो हमने क्या करना है, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया हमने निकालना है, उसमें से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ पाथ 49 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास एरिया आ जाएगा, ये आएगा आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ठीक है, और 45 का स्क्वायर 2025। तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 11 में से 5 कट किए 6,
9 में से 2 कट किए 7 और 3, ये आपके पास पाथ का एरिया आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही है। अगर ये उसने इनसाइड बनाया होता तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही मोल्ड करके अभी करवा देता हूं। अगर ये पाथ इनसाइड बना होता तो एरिया में क्या चेंज आता। ठीक है, इसी क्वेश्चन से करवा देता हूं अभी। ये वाला आप नोट कर लेना, चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी पेन से उतार लेना। ठीक है, अगर उसने यहां पे बोला होता कि इनसाइड, अराउंड की जगह इनसाइड बोला था, रनिंग इनसाइड, तो ये कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा कन्वर्स हो जाता। ठीक है, अंदर की तरफ है। अब जो ये 45 मीटर इसके अंदर बना है पाथ, इसके अंदर मतलब बड़ा वाला स्क्वायर हमें दे रखा है और छोटे वाला हमने उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर अगर बनेगा विड्थ तो वही रहेगी 2 मीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, साइड में से जो बड़ा है उसमें से विड्थ का डबल करके हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें छोटे वाले की साइड मिल जाएगी। ठीक है, विड्थ कितनी है, डबल, विड्थ का डबल करेंगे तो 2 × 2 4, 45 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 41। तो हमें अंदर वाले स्क्वायर का भी अब साइड मिल गई। तो अब हमने अगर पाथ का एरिया फाइंड करना है तो बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना। कंसेप्ट एंड पे वही लगेगा, सिर्फ जो आपने साइड निकालनी है, अगर इनसाइड है तो माइनस होगा, अगर आउटसाइड है तो प्लस होगा, डबल होके, विड्थ का डबल होके इनसाइड में माइनस करेंगे। अगर बाहर वाले का हमने फाइंड आउट करना है साइड, तो डबल करके प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब एरिया कितना आ जाएगा इसका, अब बाहर वाला है 45, इसका स्क्वायर और अंदर वाले का स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाले का 20 25 और इसका बन जाएगा 16 81। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 12 में से 8 किए फिर 4 आ जाएगा, और फिर 9 में से आपने 6 किए तो 3 मीटर स्क्वायर। ये आपका अंदर अगर पाथ बना हुआ तो पाथ का एरिया आ गया 344 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब हम करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था 7th क्वेश्चन, तो उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो उसी का ही आगे पार्ट है, बस थोड़ी सी माइनस से चेंज है। यहां पे क्या है, जैसे एरिया ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 425 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 40 मीटर। यहां पे उसने क्या दिया हुआ है, हमें स्क्वायर के जो अराउंड पाथ है उसका एरिया ऑलरेडी दे दिया, तो हमें क्या पूछा उसने, विड्थ पूछी है, तो उसकी साइड भी दी हुई है। ठीक है, स्क्वायर की। अभी हम जैसे ड्रॉ करें, ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी हमें साइड गिवन है 40 मीटर। ठीक है, तो इसके अराउंड, बाहर की तरफ, अराउंड और इनसाइड का आपको ख्याल रखना है। इतना आपको अवेयर रहना होगा कि अराउंड है कि इनसाइड है, क्योंकि सारा कंसेप्ट बदल जाता है ना, इनसाइड हो और अराउंड हो। तो बाहर वाले अब स्क्वायर की साइड क्या होगी, अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, बाहर वाले जो स्क्वायर है उसकी साइड होगी जो ये अंदर वाला स्क्वायर है प्लस विड्थ का डबल। विड्थ हमें पता नहीं है, विड्थ x है, तो उसका डबल करके हम प्लस कर देंगे, ये हमें बाहर वाले स्क्वायर की साइड मिल गई। तो हमें गिवन क्या है, ये एरिया ही दे दिया उसने 425 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने अभी किया था, कैसे आता है, बड़े स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हम माइनस कर दें तो हमें पाथ का एरिया मिल जाता है। ये हमें पाथ का एरिया गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा भी है एरिया ऑफ पाथ। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। वैसे ही बड़े बड़े स्क्वायर के एरिया में से बड़े स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, तो हमें पाथ का एरिया मिल गया। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर 1600 यहाँ नेगेटिव का साइन है तो उधर जाके प्लस होगा, 425 में 1600 प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अब 20 25
तो हमें पता है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, लेकिन क्वेश्चन ही हमें ऐसे दिया होता है। अब हमें पता है कि 20, 25 किसी का स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर रूट वाली वीडियो भी मेरी देख लेना, तो आपको जल्दी से स्क्वायर भी फाइंड करने आ जाएंगे। तो ये होता है 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 45। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 40 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 5, तो विड्थ हमारे पास क्या आ गई 2.5 मीटर। इसका क्या मतलब है, जो ये रास्ता है, ठीक है, ये वाला, इसकी विड्थ 2.5 मीटर है। अब आपने इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। आप इस एरिया को भूल जाना, ठीक है, आप जब खुद प्रैक्टिस करो तो एरिया को भूल के विड्थ पुट कर लेना 2.5 मीटर, तो चेक करना कि एरिया 4 to 5 आता है कि नहीं आता, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसको वेरीफाई जरूर किया करो। जैसे आप पहले क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाते हो, फिर क्वेश्चन को भूलकर आंसर से क्वेश्चन की तरफ आया करो, कि फिर आपकी डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्रैमिंग नहीं करनी है भी, ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी फिर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू इरेक्ट अ फेंस अराउंड अ 4 हेक्टेयर फार्म इफ इट कॉस्ट ₹23 पर मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो फेंस क्या होता है जैसे कोई भी किसी का कोई फील्ड है, उसके साइड पे जो वायरिंग करते हैं उसको फेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, और हेक्टेयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ये एक स्क्वायर ही होता है 100 बाई 100 का, 100 मीटर बाई 100 मीटर। तो उसने पूछा है कि अगर 4 हेक्टेयर हो फार्म, ठीक है, 4 हेक्टेयर मतलब वो ऐसे होंगे इस शेप में, क्योंकि स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही होंगे, नहीं तो रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब ऐसे करके। ठीक है, 4 हेक्टेयर बन गए हमारे पास। 1 हेक्टेयर का मैंने आपको बता दिया साइड कितनी है 100 मीटर, इसकी भी फिर 100 मीटर होगी, ये भी 100 मीटर होगा। ठीक है, सारे के सारे ऐसे 100 मीटर। तो एक साइड अगर हम बीच में से, मैं अब ये आपको इरेज कर दूं, तो ये कितनी बन जाएगी साइड 200 मीटर। ठीक है, तो मतलब जो ये 4 हेक्टेयर वाला फार्म है, तो इसकी एक साइड कितनी होगी 200 मीटर। ठीक है, फिर पेरीमीटर, क्योंकि आपने जो फेंसिंग है वो साइड पे करनी है, फेंसिंग ऐसे ही होती है साइड पे, तो हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का ये क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। तो हेक्टेयर की साइड कितनी है 200 मीटर, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी चाहिए, मतलब अगर हम यहाँ से फेंसिंग करनी स्टार्ट करें, मतलब वायर स्टार्ट करें, यहाँ तक ही जाएं, चारों कॉर्नर में से यहीं फिर आ जाएं, तो टोटल कितनी वायर लग जाएगी 800 मीटर। तो सिंगल का वो कॉस्ट करता है 1 मीटर का 3 रुपीज़। ठीक है, 23 रुपीज़ है, तो 800 के कितने चार्ज करेगा 23 इंटू 8, 184 रुपीज़। ठीक है, आपको ये बात बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि 1 हेक्टेयर भी स्क्वायर ही होता है, लेकिन 1 हेक्टेयर 100 बाई 100 मीटर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 हेक्टेयर थे, तो ये पूरा अब स्क्वायर ही बचा, 200 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर। ऐसे नहीं है कि हम उसको ऐसे लगा दें चारों के चारों स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरह से हमने, इस तरह के फॉर्म होगा वो, क्योंकि हेक्टेयर लिखा हुआ है तो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया अब इन सर्कल और सर्कम सर्कल का। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। इनके एरिया की रेशियो हमने बतानी है, जो अंदर वाला सर्कल है और बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया। जैसे इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। स्क्वायर, आपको सर्कल का एरिया तो पता होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई को 22/7 भी पुट कर सकते हैं या 3.14 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपको ऑप्शंस में देखना, अगर डेसिमल में आंसर है तो 3.14 पुट किया होगा,
अगर राउंड ऑफ है या फ्रैक्शन में ही है, कई बार पाई की फॉर्म में ही आंसर होता है, पाई एज इट इज़ ही साथ में वो दे देते हैं। तो हमने किया था कि जो इन रेडियस होता है वो क्या होता है, जो भी स्क्वायर की साइड हो उसका हाफ, ठीक है। तो फिर इन सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा पाई, तो आर स्क्वायर इन सर्कल का जो हमें रेडियस मिल गया ये होगा इन सर्कल का एरिया, ठीक है। अब रेशो, तो जो सरकम सर्कल है उसके बारे में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास स्क्वायर की डायगोनल है उसका हाफ होगा सरकम रेडियस, जो बाहर वाला बड़े से बड़ा सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा, जो हमारा स्क्वायर का डायगोनल है उसका हाफ। स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है √2a, और उसका हाफ होगा जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस। तो इसका एरिया भी, क्योंकि ये सर्कल है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, इसकी आर हमें मिल गई √2a/2, तो इसका आर का स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेशो पूछी है उसने, तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और रूट का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 के साथ 4 भी कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और रेशो आ गई एरिया की 1:2। चाहे तो आप इस रिजल्ट को एज इट इज़ याद ही रख लेना भी, अगर स्क्वायर है स्क्वायर के इन सर्कल और सर्कम सर्कल के एरिया का हमेशा रेशो क्या होता है 1:2। लेकिन आपको यही कंसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो एरिया दे के कोई साइड पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता हो कि है कैसे। अगर सीधा सीधा आ गया तो आपको ये याद हो कि अंदर वाले का जो एरिया है वो 1 होता है और बाहर वाले का 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 64 पाई। उसने पाई की टर्म में हमें एरिया दे दिया, ठीक है। इसको उसने सॉल्व नहीं किया, तो देखिए उसने थोड़ा सा मोल्ड किया क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है, तो उसने सीधा सीधा ये नहीं बोला कि जो ये सर्कल है ये इन सर्कल है, उसने हमें बोल दिया कि डायमीटर है जो वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। तो हमने अभी कंसेप्ट किया था, तो इसलिए मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि जो डायमीटर है, अभी हमने ये किया था कि अगर डायमीटर है जो स्क्वायर का, डायमीटर है जो सर्कल का वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है, तो आपको सीधा ही पता चल जाना चाहिए कि वो इन सर्कल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो क्या होता सरकम सर्कल की बात, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इन सर्कल की बात कर रहा है, और उसने अंदर वाले सर्कल का एरिया दे दिया, इसका हमें एरिया दे दिया पाई की टर्म में 64 पाई। तो उसने क्या पूछा है स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो हमें पता है कि इन रेडियस जो होता है वो स्क्वायर की साइड का हाफ होता है, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, जो इसका रेडियस होता है वो उसकी साइड का हाफ होता है, तो अंदर वाले जो स्क्वायर सर्कल है उसका एरिया होगा पाई स्क्वायर की साइड अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास एरिया उसने गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है, तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा रूट होके 8, और जो साइड आ गई हमारे पास 16, ये हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई 16। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको बस यही बात याद रखनी है कि वो कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे, डायमीटर, डायगोनल, तो आपको इतने अवेयर हो कि वो क्या बात कर रहा है, अंदर वाली सर्कल की कर रहा है बाहर की। यहाँ पे उसने पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया कि इन सर्कल की बात कर रहा है सरकम सर्कल की, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले क्या निकाला, स्क्वायर की साइड निकाल ली, ठीक है, तो स्क्वायर का सीधा सीधा उसके बाद एरिया आ गया। सो अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, अ काउ इज टाइड with a rope to one corner of a square field of side 50 मीटर। इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बोला कि एक फील्ड है 50 मीटर
उसकी साइड है, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे लगा लो काउ टीदर की हुई है, मतलब एक गाय बंधी हुई है। इफ द लेंथ ऑफ द रोप, उसने रोप की लेंथ बता दी, ये है 14 मीटर, ठीक है, उसकी लेंथ बता दी। द एरिया द काउ कैन नॉट ग्रेज, हमने बताना है कि कितना एरिया जो काउ नहीं खा पाएगी। अब देखिए कि जो 14 मीटर रोप है वो यहीं जा सकती है, इतने एरिया में, ठीक है। इस कॉर्नर पे वो बंधी हुई है, तो ये उसका रोप है, तो वो ऐसे जा पाएगी ना, क्योंकि सर्कल में जा पाएगी। अगर हम पूरा सर्कल भी ड्रॉ करें तो वो यहाँ जा सकती है, लेकिन वो फील्ड में से सिर्फ इतना कोई हिस्सा ही खा पाएगी, बाकी का जो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने वैसे स्टार्टिंग पे किया था, जो इसके सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन गया, ठीक है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, अपॉन पूरा जो सर्कल का एंगल होता है 360 इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का एरिया। तो हम क्या करें, हमसे पूछा गया ये वाला एरिया भी जितना वो ग्रेज नहीं कर पाएगी, तो हम अगर पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया जो वो ग्रेज कर सकती है वो माइनस कर दें, तो हमारे पास हमारा आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला एरिया जो ये सेक्टर बन रहा है इसका एरिया, क्योंकि ये याद रखना हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेंट ही बनेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है वैसे बता देता हूँ, जो एक सर्कल होता है उसके हम 4 पार्ट करें तो सारे 90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट हो गए। कहीं भी अगर काउ होती यहाँ पे होती, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है ना, तो उसका जो 90 डिग्री का एंगल होगा तो हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट ही बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आ गई और पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें गिवन है, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 4, और इसे भी कट करेंगे तो 2, इसे आप कट कर दो और ये आ जाएगा 7 इंटू 22 154, और ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर 2500। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 5 4 में से 1, और ये आ जाएगा जितना एरिया वो ग्रेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, इसमें थोड़ा सा ये ऐड हो गया सेक्टर, ठीक है। तो इस स्क्वायर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो हमसे ये भी पूछ सकता है कितना ग्रेज कर सकती है, तो सिर्फ जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला वही इसका आंसर था। उसने पूछा कितना अनग्रेज्ड है, तो क्या हमने किया, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला, उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गया 2346 मीटर स्क्वायर एरिया अनग्रेज्ड है। तो अब हमने जो पहले कंसेप्ट किया उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे उसने हमें क्या पूछा है, रोप की लेंथ पूछ ली। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रोप की लेंथ दी हुई थी, ठीक है, एरिया पूछ लिया, यहाँ पे रोप की लेंथ पूछी है। अ काउ इज टीदर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ अ 20 मीटर, यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड दी 20 मीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एंड द काउ कैन ग्रेज हाफ फील्ड, मतलब काउ जो हाफ फील्ड है पूरे का पूरा वो ग्रेज कर जाएगी, वो खा जाएगी। हाउ लॉन्ग इज द रोप, उसने लेंथ पूछी है रोप की। जैसे हमारे पास एक ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी साइड हमें गिवन है 20 मीटर, ठीक है। तो उसने बोला हमें कि ये हाफ फील्ड खा जाएगी, जितना भी हो जैसे भी हो, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है, तो उसने ये लेंथ पूछ ली हमें कि लेंथ कितनी है, ऐसे जाते जाते वो हाफ फील्ड खा जाएगी, ठीक है। तो हाफ फील्ड का क्या मतलब हुआ, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं फील्ड का। फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर साइड का स्क्वायर करें तो हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर का एरिया। तो हाफ उसने बोला, यहाँ पे हाफ बोला ना, तो इसका हाफ कर दें हम,
तो इसका क्या मतलब हुआ, जो वो ग्रेज कर जाएगी, मतलब जो ग्रेज करती है, जितना चर जाती है, वो एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 200 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, इस क्वाड्रेंट के इक्वल। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो वो जहाँ पे भी जा रही होगी एक क्वाड्रेंट ही बन रहा होगा, जहाँ पे भी, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, क्वाड्रेंट ही बनेगा। ठीक है, तो ये एरिया वो खा सकती है। तो अभी हमने किया था कि सेक्टर बनेगा, ये सेक्टर ही बना ऐसे। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 पुट कर लेते हैं, 90 टोटल 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर। ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11 और ये 2। ठीक है, तो आर स्क्वेयर 2 इंटू 7 अपॉन 11। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो रूट में कुछ आंसर आएगा, वो हमारी रोप की लेंथ आ जाएगी, ये कुछ 15.9 ऐसे आएगा कुछ आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना, चाहे आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पे आर की वैल्यू आप जब इसका रूट करके निकालोगे 15.9 समथिंग आएगी, तो ये आएगी रोप की लेंथ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमें पहले वाले क्वेश्चन में से हमें पता था कि यहाँ पे अगर काऊ ग्रेज करेगी तो क्वाड्रेंट ही बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, सीधा के सीधा क्वाड्रेंट के एरिया के इक्वल जितना भी वो ग्रेज कर रही थी, जितना भी वो खा रही थी, वो एरिया हमने इक्वल रख दिया और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। वो आर क्या है, जो जिस रोप से वो बंधी हुई, वो क्वाड्रेंट की आर। ठीक है, क्योंकि यही रोप बनेगा ना, यही इसके सरकमफ्रेंस पे जाएगी, ये रेडियस ही होगा, इसी को इधर जाना होगा, इसी को इधर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंसेप्ट की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये भी उसी से ही कंसेप्ट इसका मिलता है। 4 cows आर टीदर्ड एट अ 4 corners ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 50 मीटर such that each cow can graze the maximum unshared area, what area will be left ungrazed। ठीक है, उसने क्या बताया हमें कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 50 मीटर। तो अब वो कहता है कि चारों कॉर्नर्स पे काउज बंधी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों कॉर्नर पे, तो वो अपना मैक्सिमम एरिया ग्रेज करती हैं। मैक्सिमम मतलब अनशेड भी बोला उसने, अनशेड का मतलब भी वो ऐसा नहीं है किसी को ओवरलैप करती हैं, भाई ये वाली काऊ उस काऊ के एरिया में चली जाती है, इनका अपना अपना एरिया मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है कि ऐसे कुछ रहा होगा। ठीक है, तो हमें पूछा उसने जो अनग्रेज्ड एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, ये पूछा उसने, ये कितना बचा होगा। तो आप देखिए कि अगर पूरे का पूरा 50 है तो मैक्सिमम क्या होगा, उसकी लेंथ होगी जो हाफ ही होगी उसके रोप की, मैक्सिमम तो यही बनती है। यहाँ भी 25 और 25 सभी ये जो रोप उनकी लेंथ 25 होगी। तो हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो हम क्या करें, अगर अनग्रेज्ड एरिया हमने फाइंड करना है तो हम पूरे फील्ड का एरिया निकालें और उसमें से जो 4 क्वाड्रेंट है उसका एरिया माइनस कर दें, या एक पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, या तो आप 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो पूरे स्क्वायर के एरिया में। स्क्वायर का एरिया कितना होगा 50 का स्क्वायर, इसमें से आप 4 क्वाड्रेंट का कर दो, या 4 क्वाड्रेंट जुड़ के 90 90 90 90 360 बन जाएगा ना। तो एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो आप, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास 25। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2500 और इसका स्क्वायर
हमारे पास आ जाएगा 625, इसको आप डेसिमल में ही डाल लो 3 पॉइंट। तो अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, आपको ऑप्शन में ऐसे भी आंसर दिया हो सकता है 2500 माइनस हमारे पास आ गया था 60 और 625 पाई। तो यहाँ से 625 आप कॉमन निकाल लो तो आपके पास अंदर बच जाएगा 4 माइनस पाई। तो ये वाला एरिया भी यही आएगा 625 इंटू 4 माइनस पाई। अगर आपको पाई की टर्म में आंसर दिया तो ऐसे होगा, अगर डेसिमल में है तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 4 आइडेंटिकल कॉइन्स आर प्लेस्ड इन अ स्क्वायर, फॉर ईच कॉइन द रेशियो ऑफ एरिया टू सर्कमफ्रेंस, ratio of area to circumference is same as the ratio of circumference to area. Find the area of square that is not covered with coin. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है हमें कि हमारे पास एक स्क्वायर है तो उसमें 4 आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं, 4 कॉइन्स हैं आइडेंटिकल। तो उसने क्या बोला है कि रेशो ऑफ एरिया टू सरकमफ्रेंस, हम इसका एरिया मानेंगे पाई आर स्क्वायर और उस रेशो टू सरकमफ्रेंस, उसके सरकमफ्रेंस इज सेम एज, मतलब इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस टू एरिया, सर्कमफ्रेंस टू एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, पाई से पाई, पाई तो चारों की चारों कैंसिल हो जाएगी, आर भी इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आर भी इससे कैंसिल हो जाएगी और आर का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, आर इंटू आर और 2 का मल्टीप्लाई, तो r की वैल्यू यहां से आ गई 2। ये रेडियस कौन सा आ गया, इस कॉइन का रेडियस आ गया हमारे पास 2 है, चाहे सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है, सेंटीमीटर ही भी कॉइन है। ठीक है, तो इसका हमारे पास रेडियस आ गया, इसका डायमीटर क्या होगा 4, तो 4 ही इसका डायमीटर होगा। तो इससे हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई कि स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाला, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था वैसे वैसे हमने लिखा कि एरिया का और सरकमफ्रेंस का रेशो सरकमफ्रेंस और एरिया के रेशो के बराबर है। ठीक है, हमें यहां से r की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, तो r क्या है रेडियस, तो इसका डायमीटर जो एक पूरे का पूरा कॉइन है इसका डायमीटर होगा 4, तो यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं प्लेस हुए, तो मैंने पूरी लाइन अगर ड्रॉ कर दी तो वो स्क्वायर की साइड मिल गई हमें 8। तो अब हमें वो वाला एरिया चाहिए जो कि कॉइन्स द्वारा कवर नहीं किया गया। तो वो एरिया हमें कैसे मिलेगा, हम स्क्वायर का एरिया निकालें और बीच में से 4 कॉइन्स का एरिया माइनस कर दें, तो ये वाला एरिया आएगा जो नॉट कवर्ड है पूरे का पूरा। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर की साइड तो मिल चुकी है, स्क्वायर की साइड है 8 और एरिया उसका 8 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस जो ये हमें रेडियस भी मिल चुका है, ये कितने हैं पूरे के पूरे 4। ठीक है, रेडियस हमें 2 मिल गया था, तो ये भी हमें इनका चारों का एरिया मिल गया। ठीक है, ये हम अब सॉल्व कर देंगे बस, 64 और ये कितना हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, इसमें से 16 पाई आप कॉमन निकाल लोगे, 4 माइनस पाई, ये वो वाला एरिया आ जाएगा जो उसने पूछा नॉट कवर्ड विद कॉइन। ठीक है, इसमें मतलब कुछ भी कोई भी टिपिकल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसको देख के वैसा वैसा बस आप उसको सॉल्व करते जाओ, वैसे वैसे चलते जाओ, उसके स्टेप फॉलो करते जाओ। पहले हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला था और फिर उसका डबल करके डायमीटर एक कॉइन का, फिर 2 कॉइन्स थे तो दोनों का डायमीटर क्या हो गया, इस स्क्वायर की साइड वो बन गई 8। तो हमें पूछा था नॉट कवर्ड, तो हमें 4 जो पूरे के पूरे कॉइन्स हैं उनका एरिया निकाल के स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास पाई की टर्म में आ गया 16 इंटू 4 माइनस पाई।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया अनकवर्ड है जिस पे कॉइन्स नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पार्ट का हमें एरिया पूछा है, इस पार्ट का, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर इसकी आपको साइड गिवन है और 20 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है इस पोर्शन का। तो सबसे पहले तो हम बड़े वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, क्योंकि इन पे हम एंगल सिमिलैरिटी रूल लगा देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन पे एंगल सिमिलैरिटी रूल लग जाएगा। बी, डी और ई, और ये छोटे वाली एच, सी एंड ई, ठीक है। इनको आप आर एच रूल से सिमिलर कर दोगे तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशो में हो जाएंगी। बी डी अपॉन एच सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये भी पता है भी 8 सेंटीमीटर ही होगी और ये होगी 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो बी डी 20 और एच सी हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है। और डी ई 20 + 8 28 और ई सी ओनली 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें एच सी मिल जाएगा, इसको हम कैंसल आउट कर देंगे 7, और एच सी हमें मिल गई 40/7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड हमें मिल गई 40/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका एरिया हमें मिल गया, ये आ जाएगा 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें आपको दो रूल, एक तो ज्योमेट्री का रूल आना चाहिए और बाद में आपको ट्रायंगल का है। ये मतलब क्वेश्चन स्क्वायर का ही बनता है, लेकिन आपको सिमिलैरिटी वाला रूल भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 कंसेप्ट क्लब करके उसने दे दी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, जो हमें स्क्वायर गिवन है उसकी साइड हमें 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये शेडेड वाला पोर्शन है, इसका उसने एरिया पूछा है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आप नया एक स्क्वायर बना के बता देता हूं। यहां से आपने एक डायगोनल ड्रॉ की, ये अंदर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो जो ये सेक्टर है इसमें से अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो हमारे पास हाफ इस लीफ का एरिया आ जाएगा, जो ये बना हुआ ना हाफ का, तो उसका डबल कर दोगे तो इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, दो आपके पास क्वाड्रेंट बन रहे हैं, एक तो इस तरफ से ऐसे और एक ऊपर की तरफ से ऐसे, ठीक है। आप दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसका सम करो, और क्योंकि आप इस तरफ से भी आप काउंट कर रहे हो, एक बार एरिया ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक बार ज़्यादा काउंट हो रहा है। एक बार आप इस क्वाड्रेंट का निकाल लो और इस क्वाड्रेंट का, ठीक है, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये शेडेड वाला ही बच जाएगा, ठीक है। इसका आप रिजल्ट ही, मैं आपको रिजल्ट ही बता दूंगा, आप रिजल्ट ही याद रख लेना, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता हो कि कैसे फाइंड आउट किया हमने। पहला हम करते हैं अभी, तो हमें पता भी ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अभी हमने किया था, थीटा कितना होगा इसका 90/360 पाई 22/7, और आर क्या होगी, यही वाली जो स्क्वायर की साइड है क्वाड्रेंट की, जो आर है वही होगी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कट करेंगे 4, इसे कट कर देंगे 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 154। ये हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया आया है, इस वाले क्वाड्रेंट का,
ठीक है, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे इस ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 14, तो इसका एरिया आप माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला एरिया बचेगा, ये हाफ लीफ का 154 14 इंटू 7 98, तो 98 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 14 में से 8 कट किए 6 और 14 में से 9 5, तो इसको आप डबल करोगे तो पूरे लीफ का आएगा, ये 56 आया था हाफ लीफ का, इसका डबल करोगे तो इस वाले पोर्शन का भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे हमें पूरे लीफ का मिल गया। और किस तरीके से कर सकते हो, एक तो हमने अभी किया, क्या किया, एक क्वाड्रेंट का निकाला और उसमें से रेक्टेंगल का माइनस कर दिया तो हमें हाफ लीफ का मिल गया और उसका डबल कर दिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका होगा, या तो आप ऐसे याद रख लो कि एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, ठीक है, दो क्वाड्रेंट बन के मिलके क्या बनेगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर्कल का हाफ, उसमें से आप क्या निकाल दो स्क्वायर का एरिया, तो आपके पास क्या बचेगा लीफ का एरिया, ठीक है, ये वाला सेमी सर्कल, रेडियस वही होगा जो इस स्क्वायर की साइड होगी 14 इंटू 14 और 14 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आप कट करोगे ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 196, ठीक है। अब इसको 14 का डबल करोगे तो 28, 28 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308, 308 में से 196 हम माइनस करेंगे 2 1 एंड 1, ठीक है, वही वाला आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो तरीके हैं, आप या तो क्या कर सकते हो एक क्वाड्रेंट में से राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दो फिर उसका डबल कर दो तो पूरे लीफ का आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हो दो क्वाड्रेंट हैं तो उसको सेमी सर्कल मान लो, सेमी सर्कल में से पूरे स्क्वायर का माइनस करो तो भी हमारे पास यही एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप इसका रिजल्ट ही याद रख लेना, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ एक बार निकाल के, अगर हमें साइड ना दी हो तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके सीधा ही आपको आंसर मिलेगा। जैसे हमारे पास इसकी साइड क्या होगी ए, ठीक है, तो अगर सेमी सर्कल के हिसाब से आपने निकालना है उसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 11/7 बन जाएगा 22/14 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट बच गया 4/7 ए स्क्वायर। तो आपने यही रिजल्ट याद रख लेना है, जब भी स्क्वायर में इस तरह की कोई फिगर आए लीफ बनाए तो उसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको 4/7 यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब साइड, ठीक है, आप सीधा यहाँ पे पुट कर दोगे बस। हम मैंने अब यहाँ पे बोला ना 14 है इसकी साइड, तो आप यहीं पे 14 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये रिजल्ट ही आप याद रख लेना बस, लीफ का एरिया आपने फाइंड करना तो 4/7 ए स्क्वायर, बस ए क्या है स्क्वायर की साइड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हमारा 18th क्वेश्चन है, तो इसका कंसेप्ट भी जो हमने अभी किया था प्रीवियस वाला उससे मिलता जुलता है, ठीक है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है लीफ वाले पे। इफ द साइड ऑफ अ गिवन स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो उसने शेडेड पोर्शन पूछा है, ये 4 लीफ हैं तो इनका एरिया पूछे, तो कंसेप्ट वही रहेगा जो अभी हमने किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लीफ का एरिया क्या होता है 4/7 ए स्क्वायर, ठीक है, सिंगल लीफ का एरिया। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये भी एक स्क्वायर बन गया, पूरी जो साइड थी वो 28 सेंटीमीटर थी, तो बच गई ये कितनी 14 बच गए, ठीक है।
तो एक लीफ का एरिया कितना आ जाएगा अब 4/7 ए स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर की बात करेंगे अब हम, क्योंकि एक लीफ का एरिया निकालेंगे तो ये वाले स्क्वायर की, इसकी साइड ये ऊपर वाली भूल जाओ, 14 होगी, हाफ होगी ना, वो जो टोटल साइड दी थी उसका हाफ होगी, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये एक लीफ का आ गया, तो चारों का निकालना तो इंटू 4, बस ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 7 का 2 से कट गए, और ये कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 14, 112, और चारों का कितना आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये वाला कंसेप्ट बस याद रखना है, क्योंकि मैंने इसमें भी स्क्वायर बना के इसका एरिया निकाल के जो 4 लीफ थे उनको चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक का एरिया निकाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों का एरिया हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम मूव होते हैं हमारे की तरफ कंसेप्ट की। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। जो ये स्क्वायर हमें गिवन है तो इसकी साइड उसने दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अ सर्कल इज प्लेस्ड टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट एंड स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो उसने हमें कहा है कि जो ये सर्कल है, एक बीच में सर्कल प्लेस किया, इस क्वाड्रेंट को भी टच करता है और इस क्वाड्रेंट को भी और स्क्वायर को भी, तो उसका एरिया पूछा उसने। तो आप हमेशा इसका रिजल्ट ही याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे स्क्वायर, जो भी यहाँ पे सर्कल होता है, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस होता है a/16। a यहाँ पे क्या होता है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद ही रख लेना, जो भी यहाँ पे सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, जो भी स्क्वायर की साइड है इंटू 1/16। अब स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा 8/16, रेडियस क्या बन गया 1/2। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो πr², तो ये हमारे पास बन जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू पुट की हुई है तो आप पुट कर देना, अगर एज इट इज़ पाई की टर्म में दिया हुआ है तो यही उसका आंसर है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, तो आपको ये याद रखना है बस। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 32 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल। तो हमें उसने गिवन फिगर में बोला है कि जो ये बड़े वाला सर्कल है इसका एरिया और छोटे वाला सर्कल है इसके एरिया का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था, उसी से मिलता है ये कॉन्सेप्ट कि छोटे वाला सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, जो ये पूरा सर्कल है पूरा स्क्वायर है इसके साइड का 1/16। ठीक है, इसी तरह इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ये पूरा स्क्वायर है उसके साइड का 3/8 इसका रेडियस होता है बड़े सर्कल का। अगर यहाँ पे बड़ा सर्कल बना है और दोनों क्वाड्रेंट को टच करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, दोनों को मतलब कंडीशन है, दोनों क्वाड्रेंट को टच करता है और स्क्वायर को भी टच करता है, ये भी सेम है, दोनों क्वाड्रेंट को टच करता है और स्क्वायर को भी टच करता है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा स्क्वायर का 1/16, इसका रेडियस होगा 3/8 स्क्वायर की साइड का। तो स्क्वायर की साइड कितनी है, पहले छोटे का रेडियस हम निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं 32, 2 आ गया रेडियस छोटे सर्कल का रेडियस, और बड़े का इसको बड़ी आर डाल लेते हैं, बड़े सर्कल का रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो इनके एरिया का डिफरेंस पूछा उसने, बस एरिया का हम पाई कॉमन निकाल लेंगे, 12 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें से 4 माइनस कर दिए तो 140 पाई, ये उनके जो सर्कल्स हैं उनके एरिया का डिफरेंस। बस आपको यही वाला कंसेप्ट, ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट है बेसिकली। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपने याद रखना है कि जो ये बड़े वाला जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस हमेशा जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड का 3/8 होगा, और ये छोटे वाला है उसका जो रेडियस है वो
जो स्क्वायर की साइड का 1/16 होगा। एक यहाँ पे भी सर्कल बनता है और वो भी अगर दोनों क्वाड्रेंट को टच करता है और स्क्वायर को भी, तो इसका जो रेडियस होता है वो स्क्वायर की साइड का 1/6 होता है। ये याद रख लेना बस। तीन ही यहाँ पे कंडीशंस बनती हैं, ये छोटे वाला सर्कल, ये बड़ा, और ये साइड पे जो है छोटे का 1/16 स्क्वायर की साइड का, जो ये वाला है 1/6 स्क्वायर की साइड का, जो ये सबसे बड़ा है वो 3/8 स्क्वायर की साइड का उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, कई बार सीधा सीधा एज इट इज़ ही कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर, जो ये हमें गिवन है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, विद साइड 1 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो हमें इस वाला जो सर्कल है जी, इसका रेडियस पूछे, इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो आप एक रिजल्ट याद रख लो, अगर हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो 1/, इसका रेडियस जो भी आपने वेरिएबल माना है, तो 1/, जो ये पूरा सर्कल बनेगा तो इसका जो रेडियस होगा वो जो गिवन स्क्वायर है उसकी साइड ही होगी। ठीक है, 1/, जो ये वाला पूरा स्क्वायर की साइड, प्लस इसका रेडियस जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे अगर कोई सर्कल है वो दोनों क्वाड्रेंट को टच करता है और स्क्वायर को भी टच करता है, तो उसका रेडियस क्या होगा, 1/6 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, फिर से देख लो, अगर हमने इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो 1/√r, जो भी आपने इसका वेरिएबल मानना है, r माना है, कुछ भी माना है, और जो बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस, और जो ये वाला सर्कल है इसका रेडियस, इनका रूट कर दोगे तो हमें छोटे वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, ये रूट है जो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा 1 + 6 √6। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1√6। ठीक है, तो अब हम इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, r = 1/, इसका स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab। ठीक है, 2√6। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/7 2√6। तो इसको चाहे तो आप रैशनलाइज कर दो, अगर आपका ऑप्शन में ऐसे पड़ा तो ठीक है, या इसे रैशनलाइज कर दो आगे। रैशनलाइज में क्या होता है, यहाँ हम नेगेटिव का साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 - 2√6, और नीचे 7 का स्क्वायर a² - b का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 7 - 2√6, और नीचे आ जाएगा 49 - 4 और 6 24, 24 माइनस कर दोगे तो 25। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये छोटे वाला जो सर्कल है इसका रेडियस 7 - 2√6/25। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था। तो ये हमारा आज जो स्क्वायर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, जितने भी अलग अलग तरीक़ों से बन सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए। तो आगे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई कंसेप्ट आपके काम आएंगे, जो आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। जो हमने किए अभी तक वो बेसिक्स ही थे। ठीक है, इन पे आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। तो आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी हो, कुछ भी आपको समझ ना आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करना, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके, आपकी फाउंडेशन अच्छी बन सके। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टली अगर जिनको आप ट्रिक्स बोलते हो, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस से ही आती है। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप 2-3 स्टेप इजीली स्किप कर सकते हो। मतलब मैंने तो आपको एलेबोरेट कर करके बताया, तो आप आगे जा सकते हो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप 2-3 स्टेप मिस कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।